आपको सुनकर हैरानी होगी, 1947 से आज तक कितना एफडीआई आया है आपको पता है देश के अंदर? करीब 950 बिलियन डॉलर, मतलब करीब 78 लाख करोड़ रुपया आज तक करीब 1947 से आज तक भारत में आया है। आजादी के 70 साल के बाद में टोटल मिला 75। इसमें से पिछले 90 महीने में कितना आया आपको पता है? पिछले 90 महीने में 532 बिलियन डॉलर आया। मतलब आजादी से आज तक में आता है 950 बिलियन डॉलर, और उसका आधा से ज्यादा 532 बिलियन डॉलर जो है वो मात्र पिछले 90 महीने में आया है। यह कमाल हुआ है 2015 के बाद, जो नरेंद्र मोदी ने टीम बनाई उसने ये करके दिखाया बॉस इंडिया में। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये विदेशी निवेश भी दुनिया में सिर्फ 2, 4, 10 देशों से नहीं आया। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 162 देशों ने निवेश किया। मतलब ये नहीं कि किसी 1-2 अमीर देश ने लगा दिया इसलिए पैसा इतना आ गया होगा। भैया इंडिया में दुनिया भरोसा कर रही है, 162 देश इंडिया में निवेश कर रहे हैं, तब जाकर ये रिकॉर्ड कमाई आई है पिछले 90 महीनों में। एक बात आपको और बताता हूं, ये जो विदेशी निवेश आया है ये किसी 1-2 सेक्टर में भी नहीं लगा, 1-2 जगह पर भी नहीं लगा। भारत में हर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, हर जगह पर विदेशी निवेश हो रहा है। आप सेक्टर वाइज देखिएगा, 57 सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, एफडीआई आया हुआ है। दुनिया में इतने सेक्टर में कहीं एफडीआई नहीं आया बॉस। और यही वजह है कि पिछले 8 सालों में एफडीआई दोगुनी हो गई है। 2014-15 में एक साल में करीब 45 बिलियन डॉलर विदेशी निवेश आया। 2021-22 में कोरोना के संकट काल के बीच रिकॉर्ड करीब 85 बिलियन डॉलर निवेश आ गया भारत में। यह भारत में एक साल में आने वाला सबसे ज्यादा एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और यह 1-2 राज्य में नहीं आ रहा भाई, 31 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, इतने जगह आया है विदेशी निवेश। मतलब ये नहीं कि एक जगह रोक के बैठ गए, कुछ 4 राज्यों में अपनी सरकार है वहां फायदा हो गया। भाई पूरे देश की बात हो रही है। 31 राज्य में निवेश, 57 सेक्टर में निवेश, 532 बिलियन डॉलर 90 महीने के अंदर। कमाल की सक्सेस स्टोरी है बॉस। कोई अपनी करोड़ों की नौकरी सिर्फ मोदी को चमकाने के लिए नहीं छोड़ता बॉस। आप बोलिए मैं नरेंद्र मोदी के लिए अपने करोड़ों की नौकरी छोड़ता हूं, बीवी धक्का मार के बेड से गिरा देगी कि घर कैसे चलेगा बॉस। कोई नहीं छोड़ता, बीवी बच्चे सबको प्यारे होते हैं, लेकिन उनसे भी प्यारा देश होता है। इन लोगों ने करोड़ों की नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि इन्हें भारत को चमकाना था। और यहां पर कुछ नेता ऐसे हैं जो मोदी विरोध के चक्कर में उन चीजों पर भी सवाल उठाने लगते हैं जिन चीजों पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। जैसे कोरोना के टाइम में आपको याद है कुछ नेताओं ने कह दिया था कि मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाएं। बॉस यहां लोग नौकरी छोड़ छोड़ के देश चमकाने घूम रहे हैं और तुम लोगों को अपनी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं निकलना। इन नेताओं को इन युवाओं से सीखना चाहिए जो भारत को बनाने के लिए अपनी आरामदायक नौकरी छोड़कर जी जान लगाए हुए, और पिछले 8-9 साल से उन्हें जो काम दिया गया डिलीवर करके दे रहे। नरेंद्र मोदी की इस टीम पर स्टार्टअप और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की भी जिम्मेदारी। आज अगर आप भारत में स्टार्टअप का स्टेटस देखेंगे, ये तो एफडीआई आ गया बॉस, लेकिन ये देश जहां लोगों के पास दिमाग में आइडियाज की कोई कमी नहीं, नए स्टार्टअप जुड़ने के मामले में इंडिया का रैंक बता रहा हूं। इंडिया आज की डेट में नंबर 1 है बॉस, नंबर 1, जहां पर सबसे ज्यादा नए स्टार्टअप जुड़ रहे हैं। कुल स्टार्टअप के मामले में पूरे दुनिया में सेकंड रैंकिंग है इंडिया की, पूरी दुनिया में। और यूनिकॉर्न स्टार्टअप, यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया 3rd रैंक पर है बॉस। आज की तारीख में आपको बता रहा हूं, यूनिकॉर्न का मतलब है जिस कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन पहुंच जाती है।
भारत में आपको यकीन नहीं होगा, 2021 का साल था, एक यूनिकॉर्न बनने में 29 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा था। हर 29 दिन में एक यूनिकॉर्न, यानी $1 बिलियन से ज्यादा की कंपनी बन जा रही थी हर 29 दिन में। 2022 में यह आंकड़ा क्या हो गया आपको पता है? हर 9 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है बॉस। एक हर 9-10 दिन भी नहीं गुजरता एक यूनिकॉर्न खड़ा हो जाता है इंडिया में। यह है इंडिया की सक्सेस स्टोरी। भूल जाइए आप किस पार्टी को वोट करते हैं, भूल जाइए आप किस नेता को पसंद करते हैं, किस नेता से नफरत करते हैं बॉस, लेकिन इधर तो इंडिया सबके है ना। यह इंडिया की सक्सेस स्टोरी है जो सब मिलकर लिख रहे हैं। एक आदमी का विजन है, उसने आने के बाद सीधा सबको काम में लगाया, चीजों को बदलना इस काम में लगा और वो हो रहा है। भारत में स्टार्टअप की संख्या अक्टूबर 2022 तक 80,000 से ज्यादा हो चुकी है और 107 यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या है। आपको डिजिटल इंडिया के बारे में कल पाठशाला में बताया था। डिजिटल इंडिया, इसको लेकर बड़ी बात यह है कि 2015 में जब इसे लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया, तब पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन, यानी प्रति व्यक्ति जो डेटा कंजम्पशन होता था मोबाइल पर, जो आपका डेटा होता है ना, उस मामले में भारत की रैंकिंग 122 थी दुनिया में। मतलब मान लीजिए कि कहीं पूरी दुनिया में कहीं 100 GB डेटा यूज करते होंगे लोग, कहीं 5 GB, कहीं 10 GB, कहीं 15 GB यूज करते होंगे। इंडिया में इतना कम करते थे कि इंडिया की रैंकिंग 122 थी। लोग डिजिटल इंडिया का मजाक बनाते थे। आज 2022 में भारत इस मामले में दुनिया में नंबर 1 है बॉस। दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल डेटा कहीं यूज हो रहा है तो वो इंडिया में हो रहा है। ये जो सुबह सुबह आप चालू हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग, भगवान की फोटो, फलाने का मैसेज, बॉस को गाली, नरेंद्र मोदी को गाली, इंडिया में ये दिक्कत है, ट्विटर पर डालो, फेसबुक पर डालो, रील बनाओ, फोटो खींचो, ये सब इंडिया में इसी डिजिटल इंडिया में हो रहा है। अमेरिका और चीन मिलकर जितना डेटा यूज करते हैं उससे ज्यादा डेटा आज की डेट में भारत यूज कर रहा है भाई। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में कल आपको बताया था कि चीन से करीब 3 गुना डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। भारत की सफलता की कहानी आप जीडीपी के आंकड़े से भी समझ सकते हैं। आपको सुनिए, यह हर भारतीय के लिए चैप्टर है भाई। भारत की जीडीपी जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, यह आज की डेट में कहां खड़ी है? 3.1 ट्रिलियन, $3.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत की। आपको क्या पता है, पहला 1 ट्रिलियन जो है, पहला 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में 60 साल लगे देश को। 60 साल, 60 इयर्स। 2007 का साल था जब इंडिया 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। 2 ट्रिलियन होने में कितना साल लगा? 2 ट्रिलियन होने में 7 साल का वक्त लगा भारत को। 2014 में जाकर भारत जो है 2014 में, ये 2007 में हुआ, ये 2014 में 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। और उसके बाद 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत को मात्र 5 साल लगे। और उसमें भी अगर आप देखेंगे कि कोरोना आ गया, वरना और भारत की रफ्तार क्या होती है। और 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। 2015 से अभी तक करीब 8 साल जीडीपी के साइज के मामले में दुनिया में नंबर 10 से भारत 5 पर आता है। जिन 5 देशों को हमने पीछे छोड़ा है वो देश भी कौन है? 2014 में भारत दुनिया की 10वीं बड़ी इकोनॉमी था। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। और हम किनको पीछे छोड़कर आए? कोई लल्लू पंजू को छोड़ के नहीं आए। रूस को पीछे छोड़ा है भाई, इटली को पीछे छोड़ा है, ब्राजील को छोड़ा है, फ्रांस को छोड़ा है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, तब जाकर हम 5वें नंबर पर आए। ये सब चीता थे। और अब जर्मनी को पछाड़कर हम 4 नंबर पर आने वाले हैं। इस साल के आखिर तक लोग मान रहे हैं, या हो सकता है नया साल शुरू होते होते इंडिया नंबर 4 पर आ जाएगा। कोरोना से पहले भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था था और कोरोना के बाद भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी देश तीनों लेवल पर क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो,
सामाजिक स्तर पर हो, पॉलिटिकल स्तर पर। अब भारत की सोशल पावर देखिए, क्यों भारत को दुनिया ब्राइट स्पॉट मान रही है। भाई नरेंद्र मोदी ने घर में जो सिस्टम सड़ा हुआ था उसको सुधारने के लिए काम कर लिया। कईयों को तो इसी बात से दिक्कत है कि आराम से आते थे, बैठे रहते थे ऑफिस में, गए घर, हो गया काम। वो खुद भी काम कर रहे हैं, दूसरे से भी करा रहे हैं, ये एक तो दिक्कत आती है। दूसरा, बाहर से इन्वेस्टमेंट ला, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ भारत बढ़ रहा है। लेकिन भारत के लिए गोल्डन पीरियड कैसे, आप देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मानव संसाधन हमारे पास है। 140 करोड़ की आबादी है भाई, और इस 140 करोड़ में 100 करोड़ लोग 35 साल से कम उम्र की हैं, और यहीं से भारत की ग्रोथ इंजन को पावर मिल रही है। और 2047 तक भारत सबसे यंग देश रहेगा, हमारे पास इतनी यंग पॉपुलेशन। भारत की पॉलिटिक्स पावर की ताकत भी आपको बताता हूं। 2019 के चुनाव में 91 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे, करीब 61 करोड़ लोगों ने वोट किया, और उसमें से करीब 8.5 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर। जिस रफ्तार से भारत तरक्की कर रहा है, उसमें जब 2047 का साल आएगा, यानी जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे हों, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2047, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आजादी के 100 साल बाद, 2047 ग्लोबल वर्कफोर्स में, ग्लोबल वर्कफोर्स मतलब दुनिया में जितने लोग काम कर रहे होंगे उसमें 21%, 21% अकेले भारतीय होंगे पूरी दुनिया के ग्लोबल वर्कफोर्स में। और दुनिया के ग्लोबल मिडिल क्लास में 20% भारतीय होंगे। यानी एक बड़ा मिडिल क्लास होगा, एक बड़ी वर्कफोर्स होगी, और कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत तब तक सुपर पावर के स्टेटस में आ चुका हो। और भारत के लिए सबसे शानदार बात यह है कि भाई हमारे यहां इतनी आबादी है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड हमारे यहां हो जाती है। तो हमारे पास अपना बड़ा बाजार है, और इसी बाजार के चक्कर में दुनिया जो है वो ललचाई हुई भारत आ रही है।